मॉर्निंग दोस्तों। आज हम शुरुआत करते हैं जियोमॉर्फोलॉजी के नेक्स्ट चैप्टर की, जिसका नाम है अर्थक्वेक। जैसा कि आपको पता है, अगर आपने अभी तक हमारे जितने भी लेक्चर हुए हैं, जिसमें क्या है आपका सबमरीन धारा सिद्धांत है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है, उसके बाद हमने किया था जो कल किया था प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है, सागर नितल प्रसरण है। अगर वो आपने कंप्लीट किए हैं तो इसको समझना काफ़ी इजी है, क्योंकि लगभग एप्लीकेशन आपके उसमें है। और यहाँ जब इसकी है, ये यहाँ पर थ्योरी बताऊंगा मैं आपको। तो दोस्तों हम इसको 6 पार्टों में विभाजित कर लेना चाहिए। अगर आप पढ़ते हैं कभी भी जैसे, तो आपको क्या करना चाहिए कि आप अपने जैसे पेपर पे सबसे पहले इसी प्रकार से एक फ्लो चार्ट बनाइए। फ्लो चार्ट से क्या होगा कि आपके जो भी पॉइंट हैं वो आपको रिकॉल करने में काफ़ी आसानी रहती है। और कभी भी जैसे एग्जाम टाइम होता है, एग्जाम टाइम पे आप क्या है कि एक ही पेपर में आपको ये सारे रिकॉल हो जाते हैं, जिससे क्या है आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है दोस्तों। तो हम सबसे पहले जैसे 6 बिंदुओं कौन कौन से हैं, सबसे पहले हम इसकी परिभाषा की बात करेंगे और इसके आने वाले जो भी कीवर्ड हैं उनकी चर्चा करेंगे। दूसरे बिंदु पे हम इसका जैसे अध्ययन कैसे किया जाता है, कि इसमें सीस्मोग्राफ होता है, शैडो वेव होती हैं, उन सबको जानेंगे। तीसरा बिंदु है हमारा जो कि इसका कारण है कि ये भूकंप आते क्यों हैं, तो उसमें आप पढ़ेंगे नेचुरल पढ़ेंगे और एंथ्रोपोजेनिक पढ़ेंगे, यानी प्राकृतिक और मानवीय कारक दोनों ही पढ़ेंगे। अब हमारा चौथा बिंदु है जो इसके हम क्या पढ़ेंगे, टाइप्स या प्रकार। तो इसके प्रकारों में हम देखते हैं 3 प्रकार से हम भूकंप को विभाजित कर सकते हैं, या 3 प्रकार से भूकंप हो सकते हैं। जैसे कारण के आधार पे कि इसका कारण क्या है कि भूकंप क्यों आ रहे हैं। दूसरा हमारा कि कहाँ से आते हैं भूकंप, उत्पत्ति के आधार पे, तो फोकस होता है उसका, जब हम फोकस समझेंगे उसकी उत्पत्ति के आधार पे। तीसरा है हमारा अवस्थिति के आधार पे, यानी लैंड में हो सकते हैं और ओशन में हो सकते हैं। अभी हम इसके बाद जानेंगे कि भूकंप आते हैं तो वो कौन कौन सा क्षेत्र है, कहाँ कहाँ पर आते हैं, इसका विश्व में वितरण देखेंगे और भारत में भी वितरण देखेंगे कि कहाँ पर कौन कौन से भूकंप आते हैं। इसके बाद हम इसके प्रभावों की चर्चा करेंगे दोस्तों। तो हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं हमारे परिभाषा से ही। तो इसकी परिभाषा क्या होगी, जैसे मैं आपको समझाने की दृष्टि से सारी चीजें बता रहा हूँ। टेक्निकल परिभाषा है, आप उसमें जैसे हम जो भी नोट्स प्रोवाइड कराते हैं आपको, जैसे हमारे टेलीग्राम या फेसबुक पेज या इंस्टाग्राम पे, तो आप उन नोट से उसकी परिभाषा को देख सकते हैं। आपको यहाँ मेरा उद्देश्य है कि समझ में आनी चाहिए चीजें। तो दोस्तों डेफिनेशन में हम इसकी चर्चा करेंगे कि हमारे जो भूपर्वटी होती है, जैसा कि हमने बताया कि भूपर्वटी कौन सी होती है, आपको 0 से 35 किलोमीटर के नीचे तक गहराई तक क्या है हमारी भूपर्वटी है। और 0 से 100 किलोमीटर तक हमने क्या बताया था आपको, स्थलमंडल या लिथोस्फीयर है। तो आप समझ सकते हैं कि भूपर्वटी के अंतर्गत ऊर्जा का या ऊर्जा के कारण क्या होता है, उसमें दोलन या तरंग पैदा होती है। तो इससे कैसे परिभाषित कर सकते हैं, भूकंप ऐसी घटना है जिसमें आंतरिक ऊर्जा का बाह्य निष्कासन होता है, यानी अंदर की ऊर्जा बाहर निकलती है। उसके कारण भूपर्वटी में या तो दोलन होता है या फिर तरंगनुमा आकृति उसमें क्रिएट होती है। तो उसके कारण क्या होता है कि पृथ्वी उथल पुथल हो जाती है। तो दोस्तों ये तो हमारी परिभाषा जो कि सामान्य भाषा में। अभी हम इसमें जानते हैं कि जो मुख्य बिंदु है हमारे, कि ये दोलन कहां से उत्पन्न हुआ। तो हम जैसे जानते हैं यहाँ पर दोस्तों, ये हमारी अर्थ है। मान लो यहां से क्या है आपका, यहाँ भूकंप का केंद्र है, यानी भूकंप यहां से उत्पन्न हुआ, तो इसको हमने क्या नाम दिया, फोकस। फोकस बोल सकते हैं, इसी को हम अपकेंद्र बोल देते हैं। तो ये फोकस कौन सा बिंदु होगा, जहां से भूकंप की उत्पत्ति होती है, वो बिंदु क्या कहलाता है आपका, फोकस कहलाता है। उसके बाद अब ये फोकस के बाद क्या होगा कि हमारी जब तरंगों में पढ़ेंगे, हमारी तरंग होती है, इससे क्या निकलेगी, ऊर्जा निकलेगी। क्योंकि वो ऊर्जा कैसी है, इसमें स्थैतिक अवस्था में है। स्थैतिक अवस्था जब गतिशील अवस्था में होगी तो ये ऊर्जा निकल के सबसे पहले ये कहाँ जाएगी, या तो यहाँ जाएगी
या यहाँ जाएगी और या नीचे जाएगी, चारों तरफ जाएगी। जैसा कि इस ऊर्जा को हमने किस में पढ़ा था आपने, जब भी हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना की बात कर रहे थे, तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना में हमने क्या देखा था, पी और एस वेव बनती है। पी और एस वेव के आधार पर ही पृथ्वी की आंतरिक संरचना का हम ज्ञान प्राप्त कर पाते हैं। तो दोस्तों इस दूरी को इस दूरी में देखेंगे कौन सी दूरी होगी, जहां पर कम दूरी होगी वहीं पे इसका क्या बन जाएगा, मान लो ये आपकी कम दूरी है ये वाली, तो यहां बन गया आपका एपिसेंटर या अधिकेंद्र। तो दोस्तों जब अधिकेंद्र की बात करते हैं तो अधिकेंद्र कहां पर बनता है आपका, भूपर्पटी पर, सरफेस एरिया पर, क्योंकि ये सरफेस एरिया है और ये क्या है आपका इंटरनल एरिया है। तो सरफेस एरिया पे क्या बना, एपिसेंटर या अधिकेंद्र बना। तो इसका ज्ञान कैसे हुआ, जब भी यहां से तरंगें निकलेंगी तो सबसे तरंगें पहले कहां पहुंचती हैं, पहले यहाँ पहुंचती है, यहाँ पहुंचती है, यहाँ पहुंचती है, मान लो यहाँ पर पहुंचती है आपकी तरंगें। तो ये तरंगें कौन सी हैं, इसके बीच में जैसे पी तरंग है, ये सबसे पहले हमारी तरंग कौन सी जाती है, जैसे यहाँ पढ़ेंगे पी तरंग और एस तरंग, पी तरंग के बाद एस तरंग जाती है। तो इस क्षेत्र को क्या बोल देंगे आप, अधिकेंद्र। और यहाँ से फिर क्या है, तरंगें निकलेंगी, सरफेस पे तरंगें निकलेंगी। जैसे पानी में आपने कभी तरंगें देखी हैं इस प्रकार से, इसी प्रकार से सरफेस यानी भूपर्पटी में तरंगें आती हैं। उसी के कारण क्या होता है, आपके भूकंप के झटके महसूस किए जा सकते हैं दोस्तों। तो अभी हमने क्या देखा, अवकेंद्र देखा और एपिसेंटर देखा, अधिकेंद्र देखा। दोस्तों इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है, तो आप इंग्लिश वर्ड यूज कर सकते हैं इसमें। फोकस कौन सा होता है, जो पृथ्वी के अंदर का भाग होता है जहां से भूकंप की उत्पत्ति होती है, और अधिकेंद्र या एपिसेंटर कौन सा होता है, ये होता है आपका सरफेस एरिया पे। जैसा कि आपको पता है 2016 में ये आरएएस की मेंस परीक्षा में पूछा भी जा चुका है ये क्वेश्चन कि अधिकेंद्र क्या होता है, जो कि 2 नंबर का था दोस्तों। अभी हम आगे चलते हैं, तो हम आगे इसकी जानते हैं कि हम इसका अध्ययन कैसे करें। तो अध्ययन हम करते हैं, तो दोस्तों इसमें क्या देखते हैं, एक यंत्र होता है हमारा जिसको हम क्या कहते हैं, सीस्मोग्राफ। सीस्मोग्राफ के द्वारा भूकंपीय तरंगों का अध्ययन किया जाता है, यानी भूकंप का अध्ययन किया जाता है, ऐसे बोल सकते हैं आप। तो अब ये तरंगें कौन सी है, हमें ये जानना बहुत जरूरी है। तो जब भी हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना पढ़ रहे थे, अगर आपने वो वाला लेक्चर नहीं देखा है तो पृथ्वी की आप इंटरनल स्ट्रक्चर की हमारा लेक्चर देख सकते हैं। उसमें बताया गया है दोस्तों कि जो तरंगे हैं वो तरंगे हमारी 2 प्रकार से हैं, लेकिन वहां हमने केवल पी और एस तरंगे देखी थी। लेकिन यहाँ क्या देखेंगे हम, बॉडी तरंगे या फिर सरफेस तरंगे, दोनों को देखेंगे। पी और एस तरंगे क्या होती हैं, पी तरंगों की हमने जब वहां पर गुणों की बात की थी, पी तरंगे हमारी वो होती हैं जो साउंड वेव के समान व्यवहार करती हैं। और कैसी होती हैं ये आपके सॉलिड और लिक्विड दोनों से पास हो जाती हैं। उसी के आधार पे हमने क्या बनाया था, हमारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना बनाई थी। और जो जहां से ये जब नहीं निकलती हैं तो उसको क्या नाम दिया था हमने, छाया क्षेत्र या शैडो रीजन। तो दोस्तों ये तरंगें क्या थी, हमारी पी तरंगें थी जो कि प्राइमरी तरंगें कहते हैं, और ये सॉलिड और लिक्विड दोनों से गुजर जाती है। उसी प्रकार से हमारी एस तरंगें होती हैं, वो क्या होती हैं, सेकेंडरी वेव होती हैं। वो केवल आपके सॉलिड से तो निकल जाती हैं लेकिन लिक्विड से नहीं निकल पाती हैं। तो लिक्विड से जैसे कि अभी डाइवर्ट हो जाएंगी यहाँ पर, उस हिसाब से इसका शैडो रीजन क्या है, एस वेव का काफी अधिक हो जाएगा। अब हम जानते हैं, जब बात की थी तो दूसरी तरंगें होती है हमारी, ये तरंगें हो गई हमारी बॉडी तरंगें, और दूसरी तरंगें होती हैं, या इसको नाम दे सकते हैं आप जियोलॉजिकल वेव भी नाम दे सकते हैं। दूसरी तरंगें हैं हमारी सरफेस वेव। सरफेस वेव को भी हमने 2 भागों में विभाजित कर दिया है। पहली है रेलिक तरंगें और दूसरी है लव तरंगें या एल वेव भी बोलते हैं इसे। रेलिक तरंगों की जो भी प्रकृति होती है वो पी वेव की तरह होती है, आपकी पी वेव जो कि आपने यहाँ पर देखा। दूसरी हमारी लव वेव, ये सबसे आप कह सकते हैं सबसे घातक है या प्रघाती तरंगें, क्योंकि जब भी सरफेस पे ऐसे यहाँ पर ये बनती हैं तो सबसे ज्यादा नुकसान आपका कौन सी करती हैं, ये लव वेव भी करते हैं। तो दोस्तों अब हम आगे चलते हैं, आपने रेले तरंगें जानी और लव
बात हुई। छाया क्षेत्र जैसा कि हमने पृथ्वी की आंतरिक संरचना में बात की थी, ये हमारा फोकस है। फोकस से क्या है, तरंगे यहाँ निकलती हैं, जैसे यहाँ निकली। जैसा कि पता है आपको, हमारी पृथ्वी 3 भागों में विभाजित है। ये है आपका कोर और ये है आपका मेंटल और आगे आपकी भूपर्पटी या क्रस्ट है। तो कोर को भी हमने 2 पार्ट में विभाजित कर दिया है दोस्तों, और मेंटल भी आगे इसी प्रकार से 2 भागों में विभाजित है। तो अब क्या है, यहां से अगर फोकस से क्या है, भूकंप आया, भूकंप से सबसे पहले तरंगे कहां पहुंची, सरफेस पे पहुंची। सरफेस एरिया से अभी क्या है, जैसा कि हमने वहां भी चर्चा की थी, मेंटल में ये क्या करती हैं, प्रवेश कर जाती हैं। जैसे मेंटल में ऐसे चलेंगे तरंगे, ये इनर कोर है, ये आउटर कोर है और ये है आपका मेंटल। पृथ्वी की ये क्या है, परतें हैं हमारी। ये परत हालांकि एक ही है लेकिन इनर आउटर में उसे विभाजित कर दिया है। अब मेंटल से क्या करेगी हमारी, जैसे मान लो ये एस तरंगे, मैं ब्लैक से एस तरंगे लिख देता हूं, एस वेव। एस वेव क्या करेगी, एस वेव जैसे मेंटल में प्रवेश कर जाएगी लेकिन आउटर कोर में प्रवेश नहीं कर पाएगी और यहां से डाइवर्ट हो जाएगी। इस प्रकार से ये चली जाएगी, सिर्फ उसी प्रकार से इधर चली जाएगी। और ये जैसा कि आपको पता है, पूरा गोलाई आपकी क्या है, 360 है। तो ये आपका कोण होता है यहाँ पे आपका 103 डिग्री और यहाँ भी आपका 103 डिग्री। अभी हमारी जो ये क्या है, हमारी एस वेव है। अभी हमारी जब पी वेव की बात करते हैं, इनकी बात करते हैं पी वेव की, तो पी वेव में क्या देखते हैं, पी वेव जैसा कि इधर गई है, अभी इधर गई सब जगह, ये इधर गई। पी वेव क्या करेगी, आपकी आउटर कोर से डाइवर्ट तो होगी लेकिन डाइवर्ट होके फिर पुनः से क्या कर जाएगी, इंटर कोर में यहाँ प्रवेश कर जाएगी, इनर कोर में। और ये क्या करेगी, ये द्वार ये इधर से ऐसे बनाएगी आपकी, ये आकृति यूं बनाएगी। अभी यहाँ पर पी वेव आ जाएगी। तो ये है आपका 142 डिग्री या 145, कई बुक्स में डिफरेंट लिखा हुआ है, ये 142 या 145 डिग्री। तो ये वाला रीजन है, जैसे पी वेव का शैडो रीजन कौन सा हुआ, केवल ये हुआ पी वेव शैडो, पी वेव शैडो एरिया। एक ये हुआ और एक ये हुआ। जब हम एस वेव की बात करते हैं तो एस वेव का शैडो एरिया है आपका कंप्लीटली ये। ठीक है दोस्तों, अब आपकी समझ में आ गई होगी, जैसा कि आपने इंटरनल स्ट्रक्चर में ही समझा था और यहाँ भी समझ सकते हैं कि शैडो रीजन होता क्या है। अब हम भूकंप की जैसे इस पे हमारी कितनी हानि हुई, कितनी तीव्रता की, अगर इसकी जानकारी करनी है तो हम कैसे करेंगे। इसके मापन के हमारे पास 2 पैमाने हैं। पहला है रिएक्टर स्केल, दूसरा है मर्केरी स्केल। दोस्तों रिएक्टर स्केल क्या करता है, इसके परिणाम की बात करता है कि कितने परिमाण में आया है, कि इसकी तीव्रता क्या है दोस्तों। तो इसमें जो अंकन होता है वो 0 से 9 अंक तक अंकन होता है। जैसा कि आप पता है कि एक के बाद जैसे आप लोग मान ले 5 से आप 6 पे गए तो उसकी एंड से जो भी इंटेंसिटी है अपने लॉगरिथम बढ़ाओगे, लॉगरिथम रूप से 10 गुना बढ़ जाती है। जबकि आपने मान लो कि अभी इंटेंसिटी हमारी क्या है 5 पे क्या है 100 इंटेंसिटी है, तो अगर इसका 10 मल्टीप्लाई कर देंगे तो अगर 6 पे जाएंगे तो इसका 1000 इंटेंसिटी हो जाएगी। तो दोस्तों इसमें क्या हुआ है, लॉगरिथम रूप से ये आगे बढ़ती है रिएक्टर स्केल में और ये आपकी इंटेंसिटी को मापता है। वहीं पर जो मर्केरी स्केल है इसमें क्या होती है 1 से 12 अंकों तक अंकन होता है। इसमें हमारी जैसे कितनी हानि हुई है 1 2 3 4, जैसे ज्यादा हानि हुई है तो इसके ऊपर 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 बढ़ता जाएगा दोस्तों। तो ये है हमारा मर्केरी पैमाना और ये हमारा रिएक्टर पैमाना दोस्तों। अब हम आगे चर्चा करते हैं, इसके कारणों की चर्चा करते हैं। सबसे पहले कारणों में हम देखते हैं नेचुरल कारण। नेचुरल कारण में आप क्या देखोगे दोस्तों, टेक्टोनिक या विवर्तनिक। विवर्तनिक में क्या होगा, जैसे कि आपने पढ़ा है 3 प्रकार की हमारी सीमाएं होती हैं, अपसारी,
अभिसारी और संरक्षी। जैसा कि दोस्तों आपने कल भी देखा होगा, जैसे अपसारी सीमा को क्या बोला था, डाइवर्जेंट बोला था, यहाँ अभिसारी को बोला था कन्वर्जेंस बोला था, संरक्षी को बोला या रूपांतरित को बोला था अपने ट्रांसफॉर्म। तो इसके कारण क्या है, हमारी जहाँ कल चर्चा की थी हमने प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में, हमारी क्या है, प्लेट एक दूसरे से या तो अपसरित हो रही हैं या अपसरित हो रही हैं, यानी एक दूसरे के पास आ रही हैं। जैसे संपीड़नात्मक बल के कारण क्या है कि आपका माउंटेन बिल्डिंग हो रहा है, जब भी दूर जा रही है तो उससे क्या होता है, आपका रिच फॉर्मेशन हो रहा है दोस्तों, जिनको आप अच्छी रूप में हमारे पहले लेक्चर में प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के अंतर्गत आप इसको देख सकते हैं। तो ये है हमारी टेक्टोनिक कारण। दूसरा है हमारा कारण जो कि वोल्केनिक कारण है। अभी हमने कल चर्चा की थी कि वोल्केनिक में क्या आते हैं हमारे, और हम आगे भी चर्चा करेंगे जब हम ज्वालामुखी पढ़ रहे होंगे, तो उसमें क्या होता है कि कोई भी प्लेट, जैसे ये प्लेट है, ये कहीं सबमर्ज हो रही है, जैसे यहाँ सबमर्ज हुई जैसे, तो यहाँ क्या है, यहाँ गर्त का निर्माण हो जाएगा। गर्त का निर्माण हो जाएगा तो एक प्लेट से दूसरी प्लेट को धक्का लगेगा। धक्के के कारण आपको क्या होगा कि वहां से नीचे से ये प्लेट जाएगी, सबमर्ज होगी, यहाँ से वोल्केनिक निकलेगा, यानी मेग्मा ऊपर की तरफ निकलेगा। मेग्मा के कारण क्या होगा कि आपकी पृथ्वी में उथल पुथल क्रिएट होगी, उसके कारण आपका भूकंप आएगा। तो ये कैसे भूकंप होंगे हमारे, वोल्केनिक भूकंप। तीसरा है हमारा फोल्टिंग। फोल्टिंग में हमने देखा था जब भी दो प्लेट हैं इस प्रकार से, इसमें क्या एक प्लेट इधर जा रही होगी, एक प्लेट इधर जा रही होगी, तो उसमें क्या होगा कि यहाँ पर जब तनाव लगेगा दोनों में, जैसे इस प्रकार से जैसे प्लेट्स हैं तो प्लेट्स यूं जा रही हैं दोनों, तो यहाँ से क्या है, ये बीच का गैप है, यहाँ तनाव क्रिएट हो जाएगा। इसके कारण क्या होगा, आपकी फोल्ट क्रिएट हो जाएगा यहाँ, जिसको हम जैसे वहां जानते हैं सैन एंड्रियाज फोल्ट है, हम जिसकी हमने कल चर्चा की थी कैलिफोर्निया में। तो ये इस प्रकार के जो भूकंप बनेंगे वो किस प्रकार के होंगे, आपके फोल्टिंग भूकंप होंगे। अब हम आगे चर्चा करते हैं हमारी आइसोस्टेसी। हमारी पृथ्वी में क्या होता है, हमेशा संतुलन बनाने की कोशिश की जाती है, क्योंकि हमारी पृथ्वी में बहुत सारी एक्टिविटी ऐसी होती रहती हैं जिसके कारण क्या है, पृथ्वी में अव्यवस्था क्रिएट हो जाती है। उसी व्यवस्था को लाने के लिए हमारी आइसोस्टेसी थ्योरी है, जिसको आप अगर ऑप्शनल है आपका अगर ज्योग्राफी, तो इसको आप डिटेल में पढ़ेंगे। अगर आपका जैसे सामान्य है तो आइसोस्टेसी को आपको इतना ही जाना है कि समस्थैतिक, यानी किसी भी अवस्था को स्थैतिक अवस्था में लाना ही आइसोस्टेसी है। इसी को हम बोलते हैं आइसोस्टेसी बैलेंस या समस्थैतिक संतुलन, जिसमें क्या करती है आपकी पृथ्वी अपनी संतुलन अवस्था में आने का प्रयास करती है। इसके कारण ही क्या होते हैं, आपके भूकंप उत्पन्न होते हैं। अभी हम आगे जानते हैं इलास्टिक डिमांड थ्योरी। ये आपकी रीड महोदय ने दी थी। इसमें क्या है दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कोई भी चट्टान है, हमारी चट्टान में क्या होता है, इलास्टिसिटी होती है, यानी जैसे ही हमारी रबड़ होती है, हम रबड़ को जैसे खींचते हैं तो एक सीमा तक तो हम खींच सकते हैं, लेकिन उस सीमा के बाद वो रबड़ टूट जाती है। उसी प्रकार से क्या होता है, हमारी जो भी आप देखते हैं चट्टानें देखते हैं, चट्टानों की भी एक प्रेशर को सहन करने की एक क्षमता होती है। अगर उस क्षमता से अगर आप ऊपर जाओगे तो उससे क्या हो जाएगा दोस्तों, उससे क्या है कि उसकी जब दबाव पड़ेगा, दबाव के कारण क्या है, वो चट्टान टूट जाएगी। जब चट्टान टूट जाएगी तो आपको क्या था, उसमें स्थैतिक ऊर्जा थी। स्थैतिक ऊर्जा किसमें बदल जाएगी, आपकी गतिशील ऊर्जा में बदल जाएगी, और उसके कारण भी आपके क्या है, भूकंप आ सकते हैं दोस्तों। अभी आप आगे का है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ अर्थ, यानी कई वैज्ञानिक ये मानते हैं कि पृथ्वी में अभी भी ठंडी हो रही है पृथ्वी, तो पृथ्वी के ठंडी होने के कारण उसमें संकुचन होता है। संकुचन के कारण उसमें क्या होता है, उसमें भूकंप आने की आशंका होती है दोस्तों। अभी एटसेट्रा में आप देख सकते हैं कोई भी हमारे जैसे उल्का पिंड है जो हमारी पृथ्वी से टकराया, अगर पृथ्वी से टकराया तो उसमें क्या होगा, चट्टान टूट जाएंगी। चट्टान टूटने के बाद उसमें से क्या है, एनर्जी बाहर निकलेगी। तो इस प्रकार से भूकंप किस प्रकार से हो सकते हैं, उल्का पिंड भूकंप हो सकते हैं दोस्तों। अब हम जानते हैं एंथ्रोपोजेन, ये मानवीय कारक कौन से हैं जो भूकंप को उत्पन्न करते हैं।
दोस्तों इसमें है आपके माइनिंग है, जैसा कि आप जानते ही हैं जो कोयले की खदान होती है, कोयले की खदान में नीचे से क्या है पहले ड्रिल की जाती है, तो नीचे की तरफ उसमें रास्ता बनाया जाता है और नीचे से वो पूरी खोखली हो जाती है। लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है, जैसे आपने कभी देखा होगा कि कोयले खदान में इतने लोग मर गए या इतने श्रमिक दब के मर गए, तो उसकी जो ऊपर छत बन जाती है वो छत कभी टूट जाती है, इसके कारण भी क्या है आपके भूकंप आ जाते हैं। अभी हमारा अगला है डैम या रिजर्वोयर। जैसा कि आपको पता ही है ये क्या है, इससे इलास्टिक डिमांड थ्योरी का ही उदाहरण है जो डैम है। इसमें क्या करते हैं दोस्तों, जैसे ये हमारा पानी को रोक दिया, यहाँ पर इधर से पानी फ्लो हो रहा है, तो यहाँ से क्या होगा, पहले जो इसकी जैसे यहाँ चट्टान होगी आपकी बहुत सारी, इन चट्टान की एक सीमा होगी कि इस वाटर को हम कितनी सीमा तक सह सकते हैं। जैसा कि आपने वैसे ही समझ सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति है उस पर अगर कितना वजन लाद दिया जाए, अगर ज्यादा वजन लाद दिया जाएगा तो वो नीचे दब जाएगा, उसी प्रकार से इसमें ज्यादा पानी बढ़ जाएगा तो पानी का दबाव बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो ये चट्टान क्या है टूट जाएंगी और टूटने से इसमें एनर्जी बाहर निकल जाएगी। तो इसको आप इलास्टिक डिमांड थ्योरी भी कह सकते हैं या डैम या रिजर्वोयर बेस कारण भी बोल सकते हैं आप। अगला वो है हमारा एक्सप्लोजन, यानी आप जैसे कभी हम क्या करते हैं न्यूक्लियर बम बनाते हैं, तो न्यूक्लियर बम का हम क्या करते हैं टेस्ट करते हैं, तो वही टेस्ट कर रहे हैं जैसे यहाँ पर, तो उस क्षेत्र में क्या हो जाएगा जहाँ पर टेस्ट है, आपको पता है कि इसकी एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, उसके कारण उसके आसपास का एरिया में भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं। इसमें आप किसी भी टेस्ट को ले सकते हैं जो एक्सप्लोर करता हो, जैसे कि आपका न्यूक्लियर बम में, हाइड्रोजन बम में या कोई और प्रकार का भी आपका बम हो सकता है, जिसके कारण क्या हो सकता है भूकंप आ जाते हैं दोस्तों। तो ये रहे हमारे तीसरे बिंदु में कारणों की चर्चा की थी कि इसके क्या कारण है भूकंप के आने के। अभी हम आगे चर्चा करते हैं कि ये कितने प्रकार के हो सकते हैं। सबसे पहले कारण के आधार पर जानते हैं, तो कारण के आधार पर दोस्तों कुछ नहीं करना है, आपके ये कारण है सेम, कारण के आधार पर भूकंप इसी प्रकार से होता है, जिसमें हमने टेक्टोनिक की बात की, वोल्केनिक की बात की, आइसोस्टेसिस, जो सारे कारण हैं ये सारे प्रकार भी हैं, किस प्रकार के कारण के आधार पे हमारे भूकंप कितने प्रकार के हो सकते हैं ये आप इसमें दे सकते हैं। दूसरा है हमारा दोस्तों फोकस अवकेंद्र के आधार पे। फोकस अवकेंद्र की, जैसा कि हमने यहाँ फोकस है, यहाँ से अवकेंद्र है। अब मान लो आपकी ये चट्टान ये है, ये प्लेट है, एक प्लेट क्या है जैसे भारी प्लेट है, ये नीचे की तरफ जा रही है, ये क्या है छोटी प्लेट है, ये ऊपर की तरफ। तो भारी प्लेट में क्या होगा दोस्तों, ये नीचे की तरफ चली जाएगी, क्योंकि ये क्या है इसका घनत्व है वो बहुत ज्यादा है, घनत्व बहुत ज्यादा होने के कारण उसमें से क्या होगा, जैसे अभी नीचे जाएगी तो नीचे जाने के बाद इसमें से जैसे कि चर्चा की थी, इसमें से मैग्मा ऊपर की ओर निकलेगा। जब मैग्मा ऊपर निकलेगा तो दोस्तों इसमें से क्या है, जैसे अब यहाँ पर अंदर जैसे प्लेट कितने अंदर तक जाती है इस पर डिपेंड करता है, तो भूकंप आता है आपका। मान लो जैसे पृथ्वी की ये संरचना है, ये सारे भूकंप आपको पता ही है कि मेंटल में आते हैं, अपर मेंटल में, जो हमारी मैक्सिमम 700 किलोमीटर तक हो सकती है। अब आप ये कहीं से भी हो सकती हैं, मान लो आपको 35 किलोमीटर तक भूकंप आया, तो ये भूकंप आपको ज्यादा प्रभावित नहीं करेगा और इसकी इंटेंसिटी काफी कम होगी। इसको हम बोलते हैं सामान्य या छिछले प्रकार के भूकंप या सैलो एरिया भूकंप भी बोल सकते हैं इसको, जो कि 35 किलोमीटर की गहराई में होते हैं, जिसका फोकस कहाँ होता है दोस्तों 35 किलोमीटर की गहराई में। अब हम आगे बात करते हैं मध्यम प्रकार के भूकंप है। मध्यम प्रकार के भूकंप की गहराई कितनी हो सकती है आपकी, लगभग 35 से 75 किलोमीटर तक। आपकी यहाँ से जैसे 35 से 75 किलोमीटर तक जाएंगे तो ये क्या होगी, यहाँ मध्यम प्रकार के भूकंप आएंगे। अभी आगे चलते हैं गहन भूकंप, जिसकी गहराई कितनी हो सकती है दोस्तों 75 से 350 किलोमीटर तक, यानी यहाँ तक ये हो सकती है। अभी है पातालीय भूकंप या प्लूटोनिक भूकंप, ये आपके हो सकते हैं 350 से 700 किलोमीटर, इसमें कहीं भी एरिया में ये हो सकते हैं। ये सबसे गहरे भूकंप होते हैं। जैसा कि आपको पता है ये बेनी ऑफ जॉन भी कहलाता है, जहां पर प्लेट 700 किलोमीटर तक नीचे पहुंच जाती है, उसे क्या कहते हैं दोस्तों बेनी ऑफ जॉन। तो ये भूकंप प्लूटोनिक भूकंप को हम क्या कह सकते हैं, बेनी ऑफ जॉन भूकंप भी बोल सकते हैं। अब ये आगे प्रकार है दोस्तों लोकेशन के आधार पे, या आपको अगर लैंड पे आते हैं तो लैंड आधारित हो जाएगा, और ओशियन पे आते हैं तो आपके
क्वेश्चन आधारित हो जाएगा। तो दोस्तों ये रहा हमारा टाइप कि कितने प्रकार के होते हैं। अब हम आगे जानेंगे दोस्तों वितरण के आधार पे, वितरण के आधार पे कि विश्व में और भारत में भूकंप कहाँ आते हैं। इसके बाद हम चर्चा करेंगे हमारे प्रभाव के आधार पे। तो दोस्तों इसको मैं अपने आगे वाले लेक्चर में बताऊंगा, क्योंकि ये वाला लेक्चर काफी लेंथी हो जाएगा। इसका जो हम सेकंड पार्ट डालेंगे, सेकंड पार्ट में हम वितरण और प्रभावों की चर्चा करेंगे दोस्तों। इस वीडियो में केवल इतना ही। धन्यवाद।